ना मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बन पाया, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन पाया या कोई जर्नलिस्ट बन पाया। मैं एक कोशिश करता हूँ, अब एक बार बच्चों का इंसान बनाता हूँ। स्टडी को, एजुकेशन को लाइफ के साथ जोड़ते हैं और वो एक स्किल हो जाता है जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं। पढ़ने के बाद हम उससे सबक लेकर आगे उन चीज़ों को हम सुधारते हैं। तो टीचर का मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए, आपको अपने को अपडेट करना है। हर आदमी एक सीखने के प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, और जो ये सोचता है कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन वो आदमी मर चुका। बच्चों को ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए कभी। हम ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप बदमाश हो, दुष्ट हो, इस तरह। ये बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, थोपते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, IAS बना दें। कभी हमने सोचा है कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है? हमने उससे कभी नहीं पूछा। तेंदुलकर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। कल पदारथ यही जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब कुछ मौजूद है इस दुनिया में, कर्म कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। फल की चिंता मत कीजिएगा और कभी भी ये नहीं सोचिएगा रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके प्रयास सच्चे हैं, आप में ईमानदारी है, तो आपको मंजिल जरूर। जर्नी ऑफ एजुकेशन लिटिल बिट मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में कि हाउ आपने ये भी मेंशन किया था कि एक UPSC की भी आपकी जर्नी रही। तो आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और फिर फाइनली यू चोज फॉर UPSC और फाइनली आप एक स्कूल टीचर कैसे बने? तो क्या ये सफ़र इट वाज प्लान्ड और इट वाज नहीं, ये सब कुछ अनप्लान्ड था सर। देखिए, स्टार्ट में मैंने 5th तक जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त बने और 5th पास करने के बाद, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता वो 5th तक था, उसके बाद फिर मुझे शिफ्ट करना था दूसरे स्कूल में। तो हम लोग जहाँ रहते थे डिफेंस एरिया में, वहाँ 5th तक ही स्कूल था, उसके बाद मुझे दूर जाना होता था। तो अब ये था कि फादर को लगता था कि ये कहीं दूर जाएगा तो साइकिल लेनी पड़ेगी और साइकिल चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे वो जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यू वर अलोन इन योर होम, लाइक आप सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? नहीं, सिस्टर भी है मेरे। ओके। तो उसके बाद जो है अकेले जाएगा, कैसे जाएगा? तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नहीं चलो, वहाँ कानपुर टॉडलर्स स्कूल हुआ करता था ओके, कि हम सब उसमें जा रहे हैं, तुम भी चलो। मेरे फादर ने कहा नहीं, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वहाँ कुछ ये रहा कि वहाँ बच्चे, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में कैसे होते हैं, तो कुछ संगत भी खराब रही सर। तो फादर ने मुझे मेरे अंकल के पास भेज दिया जो कि जज थे। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पढ़ा। फिर मैंने 10th पास किया वहाँ से, बिहार बोर्ड से। उसके बाद मैं फिर वापस आया फादर के पास, वहाँ से फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया। 12th करने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ अलग करना है। तो उस समय मेरा जो दिमाग था वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं आगे करना क्या है, क्योंकि मैं हॉकी की तरफ ज़्यादा फिर मेरा झुकाव हो गया। और मेरा डिस्ट्रिक्ट लीग में मैं खेला, वहाँ पे टॉप स्कोरर रहा। उसके बाद मेरा उत्तर प्रदेश की टीम के लिए चयन हुआ। फिर वहाँ से फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का मतलब कैप्टन भी रहा हॉकी में। आई डिडंट नो सर कि आप हॉकी भी खेल चुके हैं और इतने हाई कैप्टन भी रहा उसका। फिर उसके बाद मैंने यूपी को रिप्रेजेंट किया और इस तरह से फिर खेल की तरफ झुकाव होता गया। लेकिन मेरे दादाजी और मेरे फादर को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा खेलूं। और शायद मैं हॉकी खेलता तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर होता, क्योंकि मेरे पास स्टैमिना, स्टिक वर्क बहुत अच्छा था। आज भी हॉकी देखता हूँ तो मेरे अपने आप हाथ चलने लगते हैं वो। वाह सर, वाह। तो उसके बाद फिर कॉलेज में मैंने जो है, मैं वहाँ कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज हुआ। यहाँ पर मैं एक सेकेंड आपको रोकूंगा। तो स्टिल यू फील बैड अबाउट इट? आपको अभी भी बुरा लगता है कि आप हॉकी? सर दो चीज़ें अब इट गॉट, मेरे जीवन में दो चीज़ें मुझे बहुत सालती हैं। एक तो हॉकी जी, और दूसरा मैं UPSC नहीं कर पाया। वो कसक मेरे अंदर आज भी है। अभी भूल नहीं पाए आप उसको? नहीं भूल पाते सर। मैं किसी को देखता हूँ ना, जैसे कभी कोई अफसर की गाड़ी देखता हूँ या देखता हूँ, तो मुझे लगता है अंदर से वो चीज़ें याद आने लगती हैं मुझे। ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा, हाँ, फिर तो कॉलेज में एक सवाल और है मेरा
अगर मैं हॉकी के गेम के बारे में कुछ आपसे पूछूं और क्योंकि आप फिलॉसफी और बहुत सारी चीज़ों को स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करते हैं, तो हॉकी के गेम ने आपको लाइफ के लिए क्या सिखाया? एनीथिंग यू लर्न? देखिए सबसे चीज़ है कि देखिए हॉकी में क्या है, एक लक्ष्य होता है, आपका पोस्ट होता है, आपको वहाँ गोल मारना है। तो गोल वर्ड आप जानते ही हैं किससे जुड़ा हुआ है, मतलब लक्ष्य से। आप कहीं भी रहें, पूरे मैदान में कहीं भी घूम के आए, आपको जाना उसी जगह, मारना वही है, क्योंकि वही आपका फाइनल पॉइंट है जहां आपको जाके गोल करना है और फिर आप विजेता होंगे। ट्रू। तो लाइफ भी वैसे ही है, आप कितना भी घूम घाम के जाएं, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही होगा जिसको आपको भेदना है। वो क्या होगा लक्ष्य? जो भी आपने तय कर रखा होगा अपनी लाइफ में, हर आदमी के लिए अलग अलग लक्ष्य है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो लक्ष्य है वो आपका भी होगा या अगले का भी होगा। वाह। तो हॉकी और मैदान और हॉकी वो जो गोल पोस्ट है, वो जीवन भी पूरा एक खुला मैदान है। अब उसमें आपको तय करना है कि आपका गोल पोस्ट क्या होगा। ठीक है, तो एक तो आपने कहा ये व्यक्तिगत भी हो सकता है कि हम क्या गोल बनाते हैं अपने, क्या कोई यूनिवर्सल गोल भी है जो हम सबकी लाइफ में भी? यूनिवर्सल गोल सब यही होना चाहिए कि हम मानवता की सेवा करें, हर आदमी को खुश रखें, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी जो इच्छाओं की या आकांक्षाओं की जो पूर्ति होती है वो इसी समाज में होती है। तो हम समाज में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो मानवता की अच्छाई के लिए काम करना है। बहुत सुंदर। तो ये जो है यही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। और अगर हम देखें भी तो चाहे स्वामी विवेकानंद की लाइफ देखें जी, उनका भी पूरा लाइफ और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, डूइंग दैट ओनली, मतलब मानव की सेवा ही सब कुछ है। बिल्कुल। और जितने भी रियल में सेंट्स हैं, आई थिंक उन्होंने मानव की सेवा की है ना। तो जैसे वो एक बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर कोई संन्यास लेता है और कोई गृहस्थ में होता है, गृहस्थ में तो आप 2 या 4 जितने भी बच्चे हो आप उनका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, लेकिन जब आप संन्यास लेते हो तो आप पूरे संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फिर आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो बहुत important। क्योंकि सन्यासी का काम है कि वो राह दिखाए, भटके हुए लोगों को राह दिखाए, समाज को सही रास्ते पे ले जाए। तो उसका कोई परिवार नहीं होता, वो पूरी दुनिया उसका परिवार है। उस समय उसका ये नहीं कि उसका बेटा है, या अब उसने पूरे सारे जगत को अपना परिवार मान लिया, क्योंकि उसको समाज को एक राह दिखानी है। ट्रू ट्रू। इंसान को राह दिखानी है, मानवता को राह दिखानी है। वाह। तो बहुत सुंदरता से आपने बताया कि हॉकी के गेम से हम सीख सकते हैं लक्ष्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये व्यक्तिगत हो सकता है। हाँ, और व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सांसारिक हो सकता है, पूरा यूनिवर्स का हो सकता है। आपने जो भी तय किया वो आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हॉकी आई थिंक आपके दिल के नज़दीक है, बहुत नज़दीक है सर। और आई थिंक मैं कभी हॉकी देखता हूँ तो वाइफ कहती है आप क्यों चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर आपके, क्योंकि मैंने खेला हुआ है तो अपने आप मेरे हाथ जो है ऐसे लगता है मैं ही पकड़ के खेल रहा हूँ, और होता है ये। और कहते हैं हम जिस चीज़ को बहुत गहराई से दिल से चाहते हैं वो मे बी शायद इस समय तो नहीं हो पाया, बट इट विल कम इन फ्यूचर। आगे जरूर वो होगा किसी ना किसी रूप में। कभी भी कुछ चीज़ शायद खाली नहीं जाती मे बी, बिल्कुल है ना। जैसे शायद अमिताभ बच्चन जी के जो फादर हुआ करते थे, हरिवंश राय बच्चन जी, तो वो एक बात कहते थे, आपकी इच्छा का मिले तो बहुत अच्छा, और अगर आपकी इच्छा का ना मिले तो उसकी इच्छा का तो और भी बहुत अच्छा। हाँ। क्योंकि शायद हमें उस वक्त नहीं दिखता, हम सबके कुछ रोल्स हैं। हाँ। तो शायद इसलिए मे बी ये एक मेरा वो है, एक इंसाइट है, बट इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जर्नी, जैसे हम कॉलेज लाइफ की बात करें, एक आपने जर्नलिज्म की भी मेंशन किया, आपने अपना MA इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस भी आपने मेंशन किया। तो वो यात्रा कैसी थी? वो भी चैलेंजेस से भरी थी या वो इंटरेस्टिंग थी? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, BA करने के बाद मैंने LLB किया, LLB करना स्टार्ट किया था। कुछ ऐसा भी सर जो नहीं किया? मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया, मुझे ये शुरू करना चाहिए था। तो शायद मैंने अपने जीवन में जितना मैंने स्विच ओवर किया है वो शायद किसी और ने नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक मैं यही नहीं समझ आया कि मुझे करना क्या है। क्योंकि राह दिखाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, खुद ही अपना मालिक मैं खुद ही था, किसी की सुनता भी नहीं था। तो जब मैंने 2 साल BA किया तो मेरा फ्रेंड हुआ करता था, वो आजकल डिप्टी SP है उत्तर प्रदेश में, श्याम नाम है। तो उसका सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए।
और उसको देखने के बाद मुझे लगा यार करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए कुछ। तो जब मैं LLB कर रहा था मैंने उसको छोड़ दिया 2 साल करके, और मैं UPSC की तैयारी में लग गया। प्री एग्ज़ाम भी पास आपने किया। उससे पहले कुछ थोड़ा सा लाइक यू डिड सम सर्वे काइंड ऑफ थिंग, या आपने कुछ थोड़ा जांच पड़ताल की कि ये क्या है, कैसे होता है, या फिर यू डायरेक्टली स्विच की यार अब मुझे नहीं, इधर ही जाना है? ऐसा है कि सर हमारे फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे थे जिनके रिलेटिव या भाई वगैरह थे ऑलरेडी वर्किंग। तो वो एक जो मतलब एक रसूख देखा मैंने उनका, तो उस रसूख ने मुझे उस तरफ ले जाने के लिए Attracted प्रेरित हो गए किया। आप। हाँ, प्रेरित किया कि नहीं करना है तो यही जॉब करना है। तो अब ये क्या है सर, एक गैम्बल है। इट इज़ लाइक अ गैम्बल कि अगर आपको मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो ये कहीं का छोड़ता नहीं है। ट्रू। इसलिए नहीं छोड़ता है कि आप एक मतलब आप एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और इतनी डेप्थ स्टडी कर ली है, आपने एक लेवल मेंटेन कर लिया है उसको, तो फिर आपको लगने लगता है यार चलो ना, हमारे उसमें बीच में फ़र्क है। देखो हम सर, सिलेक्शन होना ना होने का फ़र्क है। कोई बहुत ज्ञानी है, हो सकता है वो IAS ना बन पाए, और कोई कम ज्ञानी है, हो सकता है वो बन जाए। तो होने ना होने का फर्क है। इट्स लाइक तो हाँ, ये एक चांस की बात है, और सर इसमें बहुत लक की भी बात है। तो ये था कि यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हम कम थोड़ी हैं, हम किसी और चीज़ के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे। मुझे क्लर्क की जॉब नहीं करनी लाइक है। आपने कितने समय प्रिपरेशन किया UPSC के लिए? सर 4-5 साल किया। उस बीच में मेरा क्या हुआ है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में मेरा वो हो गया, मेडिकल में मुझे प्लोरोसिस हो गया। तो व्हाट इज दैट प्लूरिसिस? प्लोरोसिस का मतलब होता है कि ये एक चेस्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें पानी आ जाता है शरीर में। ओके तो मुझे वहीं पे पता चला कि मुझे प्लोरोसिस है। ओके, आई थिंक आई और कैन वो कनेक्ट। करीब प्लूरल एक जो कवरिंग होती है हमारे हार्ट के चारों हार्ट के तरफ, उसमें वो पानी लुब्रिकेंट होता था, हाँ, उसमें पानी होता था। ओके। तो उसके बाद जो है उसको मुझे रिकवर करने में उन्होंने वो ज़्यादा टाइम दिया नहीं था। मुझे करीब साल भर से ज़्यादा लग गया। हाँ, और मैंने लाइक यू गॉट सिलेक्टेड बट बिकॉज ऑफ हाँ, दिस उसके बाद नहीं तो आज मैं कम यू से गॉट सिलेक्टेड फॉर व्हिच पोस्ट? कैबिनेट सेक्रेटरी। उसमें आप SSB का जानते होंगे, SSB सुना होगा, सशस्त्र सीमा बल। सीमा बल, करेक्ट। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके। और आपको याद होगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, वो थे उस समय हमारे इंटरव्यू के पैनल में भी थे। तो वो एक चांस की बात थी, नहीं हो पाया। तो कई ऐसी चीज़ उतार चढ़ाव रहे। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब क्या करें। तो मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा, और आप ही की तरह कुछ मेरी भी जर्नी थी, सो आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद दैट। और जैसे आपने कहा UPSC की, तो मैं भी अपने दोस्तों को देख के आ गया दिल्ली, और मैं लकी भी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, और फिर इंटरव्यू की भी तैयारी की। बट मेंस आई थिंक प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। देन आई अगेन अटेम्प्टेड, सेकंड टाइम में आई गॉट अ चांस फॉर इंटरव्यू। I was expecting it will get somehow cleared, but finally in merit by 4 marks, I missed that. 1 more year I try for it. 1 साल मैंने और किया. Then I got bored again reading the same books. Then I thought कि okay I tried, जितना मुझे try करना था I did, और I shifted for a private job. उस दौरान मैंने एक RRB JEE का भी एग्जाम दिया जी। I got like all exam clear, but in medical because that post is PV, like that railway line, you have to do technical work there, but there is some more, एक मेरी आँख में थोड़ा ज़्यादा नंबर है, so वो उसमें अलाउड नहीं था, तो in medical I got out of that, so that time it was painful कि यार ऐसा क्यों हुआ, बट नाउ अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ कि शायद मैं उधर नहीं गया, या वो डेस्टिनी थी आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि अभी जो भी बाय गॉड्स ग्रेस चल रहा है इट्स मोर पर्पसफुल, आप लोगों की लाइफ को हील कर पा रहे हैं, तो वो शायद जो एक प्लान होता है हम सब के लिए, एक यूनिवर्सल प्लान, वो शायद हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो जो हमारे मन में मलाल है वो दूर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जो सोचा है वो भी ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टर एक मूवी का होता है उसने क्या सोचा हुआ है वो वही मेन है, क्योंकि अगर हम सब जो ऊपर बैठा है वो क्या चाहता है हमसे,
वो हमारे लिए क्या किरदार मतलब हमसे क्या अदा करवाना चाहता है ये तो वही जानता है। ट्रू ट्रू। हम सिर्फ जो है बिल्कुल वैसे ही होता है, शतरंज की गोटियां होती हैं उठा के इधर से उधर रख देते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसने जो नियत किया होगा हमारे लिए वो वही होगा। बहुत सुंदर। और अब मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा लकी था कि 3 साल में मुझे समझ में आ गया कि यू आर डन। और मैं ये लकी और था क्योंकि मुझे चांस मिला गवर्नमेंट में, प्राइवेट जॉब में ही गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए। तो वहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, AE बहुत सारे। तो मुझे अंदर देखने को मिला काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं अनएथिकल जो होती हैं। और देन मुझे लगा इतना सब पढ़ के अगर यही करना है तो क्यों मैं इस चीज़ के लिए ट्राई करा। तो वो एक जो क्रेज था, एक इंटरेस्ट था, वो उस वक्त लूज हुआ थोड़ा सा। देन जॉब चलती रही एंड फिर ये योगा जर्नी अपने आप शुरू हुई। तो शायद हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और जब हम वहाँ जाते हैं तो उसमें बड़ा अंतर होता है। ये एक मुझे मतलब मेरा ये ओपिनियन है या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इनटू दिस? नहीं, बस यही बात था कि अब जो हमारी लाइफ की के लिए जो गोल सोचा था वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने जर्नलिज्म की ओर से फिर मैंने जो है पहले पर्सनल मैनेजमेंट किया। तो पर्सनल मैनेजमेंट में मुझे ये लगा कि जो मुझे टीच कर रहे थे, मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी लाइफ में भी हम सब चीज़ों को मैनेज व्हाट इज दैट मैनेजमेंट? कैन यू एक्सप्लेन? पर्सनल मैनेजमेंट कि देखिए पर्सनल मैनेजमेंट का ऐसा होता है कि जैसे हर एक इंडस्ट्री में लोग होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उसको हम कैसे डील करेंगे, ये पर्सनल मैनेजर का काम होता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप काम करने आए, आप बहुत दुखी हैं, तो आपके घर में सिलेंडर नहीं है, आपको चिंता है कि पता नहीं खाना आएगा कि नहीं आएगा, आप सोच रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, मैं बुलाऊंगा, पूछूंगा भाई क्या है, घर में सिलेंडर नहीं है, अच्छा चलो तुम काम करो, मैं प्रबंध करता हूँ, तुम्हारे घर में सिलेंडर पहुँचाऊंगा। करेक्ट। तो जो प्रोफेसर मुझे पढ़ा रहे थे, मेरे एक मित्र हुआ करते थे त्रिवेदी, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो कुछ बोले, तो वो प्रोफेसर साहब बोले कि मैं ऐसी चीज़ों को जूतों की नोक पे रखता हूँ जी। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा सर हम लोग सीखने आए मैनेजमेंट और आप कह रहे हैं जूतों की नोक पे रखता हूँ ये चीज़, तो उन्होंने इसको बड़ा मतलब अपने दिल पे ले लिया और कहा कि ये सब ऐसे बच्चे जो है ये इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, ये क्या मैनेजमेंट में आएंगे। तो वो जो समय गुजरा ना, तो दिल, हालांकि मैंने वो डिग्री तो ले ली, लेकिन वो कहीं ना ये रहा कि ये मुझे इसमें नहीं जाना है। कितने समय थे आप उसमें? 2 साल का किया सर। 2 साल का। उसके बाद जो है रेगुलर प्रोग्राम? हाँ, रेगुलर प्रोग्राम था सर। और उसके बाद फिर हम मैं जर्नलिज्म की तरफ शिफ्ट हुआ। जर्नलिज्म में फिर मैंने जो है जर्नलिज्म किया, साथ में मैंने अमर उजाला के साथ इंटर्नशिप भी की। तो फिर ये कैसे आपको आइडिया है कि नाउ लेट्स शिफ्ट टू जर्नलिज्म? जर्नलिज्म का इसलिए आया कि मैं लिस्ट बनाई कि ये करूंगा। फिर मैं देखता था कि बहुत सारा, एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, तो मैं स्कूटर चला के जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, तो मैंने देखा एक एक पुलिस वाला खड़ा है, उसने मतलब एक आदमी को हाथ दिया, तो मैं भी वहीं रुक गया। तो वो कह रहा है कि तू जानता नहीं मैं पत्रकार हूँ, तेरी हिम्मत कैसे रोकने, अभी मैं तेरे बॉस को फ़ोन करता हूँ। तो मुझे लगा ये बहुत ऊंची चीज़ है कोई। तो मुझे लगा कि भाई जब नहीं बन पाया अपनी लाइफ में, अगर मैं IAS नहीं बन पाया, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो रसूख वाली है, तो हम भी कोशिश करें। तो उसने मुझे जर्नलिज्म की ओर जाने को प्रेरित किया। अब मुझे इतनी आपकी यात्रा सुन के ये लगता है रसूख आपको बड़ा प्रिय है। मतलब नहीं, रसूख का मतलब आप ये नहीं कि मैं अपना पावर दिखाना चाहता था, मैं उस पावर के माध्यम से लोगों से जुड़ना और उनकी सेवा, मेरा ये था कि जैसे कोई अपराधी है, मैं वो अपराध कर रहा है, तो जो लोग जो परसिक्यूट लोग हैं उनको कैसे हम बचाएंगे। ये मेरे दिमाग में था। ये रसूख का मतलब ये नहीं कि मैं उस रसूख का इस्तेमाल अपने लिए करना उस पावर से आप किसी को कैसे कर सकते हैं। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है। जनरली जैसे आपने कहा आपके फादर डिफेंस में थे और फादर की भी कभी ना कभी एक्सपेक्टेशन होती है और हम उनको देखते हैं, तो नेचुरली हम उनकी तरह ही बनना चाहते हैं ना। जैसे मेरे फादर भी पुलिस में थे और ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग और एज ASP he got retired. He also wanted कि मैं भी जाऊँ इस पुलिस लाइन, बट I don't have that interest कि I can't do that. मतलब मेरे से ये नहीं हो पाएगा
तो आई डिडंट ऑप्टेड फॉर दैट। तो क्या आपके केस में क्या था ये? नहीं, मेरे केस में ये था कि मैंने शुरू से सोच लिया था कि मुझे इस लाइन में नहीं जाना क्योंकि मैं शुरू से स्वच्छंद था। मैं ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। फादर वाज ओके विद इट? आपके पिताजी जो थे वो इससे ओके थे या वो कभी? नहीं, मेरे फादर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम इसमें जो मैं कर रहा हूँ वही करो। वो कभी नहीं, तुमको जो करना है करो, नहीं करो कुछ। ये लाइक फ्रीडम था उनकी तरफ से, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब समय ऐसे नहीं बिताना है, खराब नहीं करना है, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों पे जरूर बंदिशें थी या कुछ जगह पे जहाँ उनको फैसले लेने चाहिए थे, डिसीजन लेने चाहिए, वो नहीं ले पाए, तो कुछ तो इफ़ेक्ट उसका पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे लिए यही किरदार निभाया रखा था, तो हो सकता है ये मेरे लिए ठीक है। करेक्ट करेक्ट। इसको मैं दोष क्या देना किसी को। बहुत खूब। और चलते हैं आपकी यात्रा की तरफ, जहाँ पे मैं आपसे मिला और जहाँ पे मैंने एज आपको टीचर के तौर पे देखा, समझा, और हर तरफ आपकी एक क्लैरिटी, और जो आपने मेंशन किया था कि यू इनकलकेट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, है ना। एक टीचर होना एक अपने आप में लाइक यू क्रिएट द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, और वही जाके आगे दे आर गोइंग टू बी द ऑफिसर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट। इसीलिए आप देखें चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, कि इन्होंने टीचर्स को बहुत अपलिफ्ट किया है। तो डेफिनेटली, तो वो आपकी टीचर बनने की यात्रा कैसी थी? हाउ यू चूज दैट कि जर्नलिज्म के बाद अब टू बी अ टीचर? नहीं, इसका एक बड़ा कारण था कि मैं जब भी कॉलेज में था तब भी मैं पढ़ाता था थोड़े बहुत बच्चों को। तो मुझे किसी ने कहा था कि आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, जो बहुत जल्दी बच्चे उसको ग्रैस्प कर लेते। पॉलिटिकल साइंस ओनली? कुछ सब्जेक्ट पढ़ा देता सर, कुछ जो मुझे अच्छा लगता था। Okay. मैथ साइंस से का तो मुझे दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बाकी की सब सब्जेक्ट में मेरी ठीक ठाक पकड़ है सर। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मास्टर हूँ, लेकिन ठीक, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है सब्जेक्ट में, ये मैं कह सकता हूँ। थोड़ा बहुत अभी मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। यस, चलते हैं आगे। तो उसके ये था, तो मुझे लगा कि यार ये तो नहीं हो पाया ना, मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बन पाया, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन पाया, या कोई जर्नलिस्ट बन पाया। चलो मैं एक कोशिश करता हूँ, अब एक बार बच्चों का इंसान बनाता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। आप कितने सारे लोगों को जो है आईएएस बना सकते हैं, पीसीएस बना सकते हैं, बड़े अफसर बना सकते हैं, कल को नाम लेंगे मेरे सर। ट्रू ट्रू। तो कोई नहीं, हम अपना अक्ष उनमें देखेंगे जो बन रहे हैं, कि चलो मैं नहीं बन पाया, मैंने उन लोगों को पढ़ाया और आज वो देश की सेवा कर रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं उस रूप में। तो ये सोचकर मैं फिर इस टीचिंग लाइन में आया, और उसके बाद टीचिंग लाइन में जब आया तो बच्चों से मैं इतना कनेक्ट होता चला गया कि मुझे लगने लगा कि यही दुनिया है। वाओ। क्योंकि दुनिया, बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि सर स्वार्थ नहीं होता। और वो, अगर आपको यूनिटी देखनी है तो बच्चों में देखिए। अगर मान लीजिए कोई बदमाशी हुई है, टीचर पूछता कौन है, किसी कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। तो टीम वर्क कहाँ करना है, सिखाना है। और ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप बच्चों को, क्योंकि बच्चों का हर बच्चा एक अलग किस्म का है। वाओ। वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप हर बच्चे को, आपको एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 की जहनियत अलग अलग है। अब एक आदमी उस 40 बच्चे को डील करेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हर बच्चे को हम कैसे डील करना है। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि बाय गॉड्स ग्रेस आप इतनी जगह ऑलरेडी यू विजिटेड, जर्नलिज्म, यूपीएससी एंड एवरीवेयर। सर उसने मेरी बड़ी हेल्प की, वो पेशेंस आपके अंदर वो पेशेंस आया जो उसने बड़ी हेल्प की। और मैं वो जो अनुभव है मैं बच्चों के साथ जब साझा करता हूँ तो बच्चे उसको बहुत बहुत डीपली समझते हैं। ट्रू। और उनको लगता है कि जब हम अपनी स्टडी को, एजुकेशन को लाइफ के साथ जोड़ते हैं, और वो एक स्किल हो जाता है जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं। तो हम अगर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल जब देने लगेंगे तो शायद वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको लाइफ से। तो हमें लगता है उससे बढ़िया टीचर कोई नहीं हो सकता। टीचिंग का मतलब टेक्निक नहीं हो सकती उससे अच्छा। बहुत सुंदर सर, और बड़ा आनंद आ रहा है, महसूस हो रही है आपकी ऊर्जा, बहुत सुंदर जो ऊर्जा है आप जिस तरह समझा रहे हैं।
आई होप सभी को ये डीप कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही होगी और कुछ ना कुछ लर्निंग्स इंसाइट महसूस कर पा रहे होंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भी कुछ आपसे सीखते हैं। तो आई थिंक आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस जी। और सेकंड थिंग इज सोशल हिस्ट्री से। हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें समझाएं, लाइक सपोज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, आपको बहुत बेसिक कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ हिस्ट्री, और हिस्ट्री से जनरली हम क्या ड्रॉ आउट करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस है क्या, हम साइंस क्यों कहते हैं और वो भी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं? देखिए, हमारे लिए समाज क्या है ना, एक लेबोरेटरी है, लैब है। वाओ। और उस लैब में हम पॉलिटिक्स को कसते हैं। और पॉलिटिकल साइंस सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पीपल, सोसाइटी, सबको एक साथ स्टडी करती है। और उसको एक साथ स्टडी करने में हम इसी लैब, हम सोसाइटी को एक लैब मानते हुए हम इन सारी चीज़ों को उसमें ले जाते हैं और उसकी कसौटी पर कसते हैं। वाओ। क्योंकि आप जनरली आप लोगों से पूछेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स है क्या, तो वो कहेंगे भाई एक दूसरे को लड़ाना, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये पॉलिटिक्स है। करेक्ट। तो हम पॉलिटिक्स को गलत तरफ लेके चले जाते हैं। पॉलिटिक्स ये नहीं है, पॉलिटिक्स ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, वाओ। और इसके साथ कनेक्शन। क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है वो एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ लोगों की एस्पिरेशंस भी हैं, लोगों के को जोड़ना भी, एकोमोडेट भी करना है, इस सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है। ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है बहुत कि सुंदर। हम कैसे लोगों को एकोमोडेट करेंगे। भाई इसी राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, बहुत सारे कंट्री है, लेकिन क्या इतने डाइवर्स कंट्री आपको मिलेगा कहीं? करेक्ट, नॉट पॉसिबल। और इस डाइवर्स कंट्री में आप यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मैच्योर है। जी। देखिए कितनी मैच्योर है कि हर एक, हम लड़ते भी हैं और इसी लड़ने के साथ साथ उसी लड़ाई में से फिर हम निचोड़ निकाल कर, हार निकाल कर फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और जिस तरह आपने कहा ये साइंस है और जनरली सिर्फ पॉलिटिक्स देखिए शब्द साइंस इसलिए कहते हैं, साइंस होता क्या यू है? मेंशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कहा कि वो बहुत सही रूप से सोच विचार करने के बाद उसको निर्मित किया उसके बाद गया। वो अप्लाई हो रही है, अप्लाई हो रही है डेफिनेटली, और उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप देखेंगे फार्मूला होता है, साइंस में फार्मूला होता है, आप लैब में जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल डेफिनेशन यू तो वो हम सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको कस रहे हैं कसौटी पे, तो ये हमारे लिए साइंस ही तो और है एक तरह इसका जैसे हिंदी में जो शब्द होता है संविधान, संविधान, तो विधान मतलब वो किस तरह विधान से- के साथ। हाँ, विधान के साथ उसको किया जा सकता है। विधान के साथ राष्ट्र को चलाना। यस। और बहुत अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनको कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बहुत सुंदर। और संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। यस। क्योंकि अगर कोई चीज मिलकर काम नहीं करेगा तो कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सिंपल है, इसको हम बहुत सिंपल देख सकते हैं। मैं तो योग से हूँ, आप की तरह लाइफ से एग्जांपल देखता हूँ। हमारे शरीर भी एक पॉलिटिकल साइंस की तरह देख सकते हैं। पैरों का काम पैर कर रहे हैं, हाथों का काम हाथ कर रहे हैं, माउथ का काम माउथ कर रहे हैं, हार्ट का काम सब कर रहे हैं। सब सिंक्रोनाइजेशन है। और आई होप यही योग है। और जो आपने शुरुआत में बात कर रही थी कि प्रकृति के साथ हम रह पाएं, एक हार्मनी के साथ हम रह पाएं, तो नेचुरली हम आनंदित होंगे, हम खुश होंगे और हम लाइफ में जो भी करना चाहें वो कर पाएंगे। ओके, आपने पॉलिटिकल साइंस को तो बहुत सुंदरता से बताया कि इट्स अ साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और विभिन्न डाइवर्स, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। ओके, देन सेकंड सब्जेक्ट दैट यू मेंशन, हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री क्या है, इतिहास कहते हैं हम, यानी जो बीत चुका है, यानी स्टडी ऑफ द एंशिएंट या पास्ट इवेंट्स। अब पास्ट इवेंट्स क्या है, आप इवेंट्स जो क्यों पढ़ना है? देखिए पास्ट, हम कहेंगे इतिहास में क्या रखा है, इतिहास में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि इतिहास पढ़ने के बाद हम उससे सबक लेकर आगे उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं या उनमें एक नयापन ला सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम जब बात करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की, 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी हमारे भारत में। थी इंडस वैली सिविलाइजेशन,
आप उसके बाद जो है आप इजिप्ट में देखेंगे तो वहाँ थी दजला एंड फरात, चाइना में थी हवांगई, इराक में मेसोपोटामिया। ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। आप पढ़ते हैं अर्बन सिविलाइजेशन की, भाई ये अर्बन सिविलाइजेशन है। अब आप सोचिए कि अर्बन सिविलाइजेशन में 2650 बीसी की बात, जब हम बात करें बीसी की बात कर रहे हैं, उस समय एक ग्रिड पैटर्न पे एक शहर मिला हमें। और जो वहाँ का जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ का जो रोड कंस्ट्रक्शन था, आज हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ग्रिड सिस्टम नहीं है, बेतरतीब इमारतें बन रही हैं, सड़कों का खस्ता हाल है, सड़कों की कैपेसिटी नहीं है, इतने ज़्यादा वाहन चला रहे हैं, सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है। मैं देखता हूँ, आप उस समय देखिए और आपकी देखिए कैसे हो पा रहा था, कैसे हो पा रहा था, मैनेज कर रही थी, कोई ना कोई एक कमेटी थी जो इसको बना रही थी। आज की डेट में आप देखिए सरकार के पास सारे साधन है, टेक्नोलॉजी है। दिल्ली जैसे शहर में आप सड़क पे चलते हैं तो आपको 10 किलोमीटर चलने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रैफिकिंग सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है। फ्लाईओवर्स बनाए गए, बना दिया फ्लाईओवर्स, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए कि भाई स्मूथ ट्रैफिक चलेगा, लेकिन वो फ्लाईओवर ही जो है ट्रैफिक कंजेशन का कारण बनते गए। क्योंकि आपने फ्लाईओवर बनाया, एक तरफ से निकल रहा, पता चला रोड मर्ज हो रही, उधर बड़ी बड़ी सड़कें आ जाए। जब मर्जिंग ट्रैफिक होगा तो क्या होगा, आमने सामने आ जाएगा, सारा पीछे का ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। तो अगर आप वो सिस्टम देखेंगे तो कैसे कर रहे थे, ये एक बड़ी स्टडी का पार्ट है। यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। मे बी एक पॉपुलेशन भी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। देखिए पॉपुलेशन उस हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ भी थी, रही होगी पॉपुलेशन। और न्यूक्लियस कब बनता है, जैसे आप मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान देखेंगे तो ब्रिटेन के जो जितने बड़े बड़े शहर, लीड्स थी, मैनचेस्टर थे, गोसेस्टर शायर, वॉसेस्टर शायर, लंदन, ये सब जो है न्यूक्लियस बन गए थे पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन आई, वहाँ से आपने देखा कि वहाँ जब लंदन की पॉपुलेशन बढ़ी तो वहाँ बहुत सारी मतलब सोशल प्रॉब्लम डेवलप हुई, चोरी डकैती सब डेवलप हुई, स्लम्स डेवलप होने लगे। उसी कंजेशन को कम करने के लिए सब अर्बन सिटी या सब अर्बन सिटी या सब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया। वाह, 1875 में हुआ जी, ये। जी जी। तो ये जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने था, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे इसको, तो क्या जब हम उसको पढ़ रहे हैं या इतने सारे लोग जो देख रहे हैं, जो अफसर देख रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई की, तो क्या उस कॉन्सेप्ट से कुछ सीखा उन्होंने? अब लोग कह देते आपने हिस्ट्री में क्या रखा है, आपने हिस्ट्री से चलिए आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप वर्तमान में जी रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वर्तमान में समस्याएं पहले थी उस समस्याओं पे कैसे वर्क करके उसका सोल्यूशन निकाला गया, उसको कैसे हल किया गया? करेक्ट। तो ये सब हिस्ट्री में ही है ना आपके पास। बहुत सुंदर। आप यहाँ पे भी लाएंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो आपके सामने एक चैलेंज आएगा, तो ठीक है, चैलेंज को हमें कैसे निपटना है, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो तब मिलेगा आपको। बहुत सुंदर। और कहते हैं इंसानी जो लाइफ है, अगर हम इसमें ग्रोथ ना करें, ट्रांसफॉर्म ना करें, बिल्कुल, तो फिर शायद हम वही गलतियां बार बार दोहराते जाएंगे और एक्सटिंक्शन के कगार पे भी हम लोग आ सकते हैं डेफिनेटली। तो बहुत सुंदर थी आपकी डेफिनेशन हिस्ट्री की, और आपने जो पॉलिटिकल साइंस की बात की। तो अब अगला सवाल मेरा बड़ा पर्सनल है जी। आपकी जो अभी तक हिस्ट्री रही तो व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम दैट योर हिस्ट्री, आपकी अपनी हिस्ट्री से क्या? नहीं, हमारे अपनी हिस्ट्री में यही रहा कि सर जो गोल होता है ना, वो पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत देर कर चुके होते हैं लाइफ में। देखिए, एक प्रेमचंद की स्टोरी में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि भाग्य हर आदमी के दरवाजे पे दस्तक देता है जी। अब आपको ये समझना है कि ये भाग्य है कि नहीं है। तो कई बार लोग जो है उसको लात मार के दरवाजे से बाहर कर देते, कई लोग दरवाजा खोल के उसको अंदर बुला लेते हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी को समझिए कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और उसको अवेल कीजिए। ट्रू।
तो शायद मुझे उसको समझने में बहुत देर हुई। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि जो मेरी लाइफ हिस्ट्री रही है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा। ट्रू, इट्स और ऑल अबाउट कर्मा, जो हम हाँ, कर्म करते हैं। आप उसको सही मन से और भावना, साफ हमारी नीयत से और ईमानदारी के साथ करिए। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है सर। बिल्कुल 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 मिलते हैं, और इतनी शुद्ध आपके अनुभव हैं और आपकी नॉलेज है। आई होप हमें भी कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा इससे। ओके, नेक्स्ट हम कुछ चैलेंजेस की तरफ चलते हैं, और मुझे लगता है चैलेंजेस ही होते हैं जिससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, मोटिवेट हो पाते हैं। कुछ लोग तो शायद उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि शायद वो उन चैलेंजेस से बाहर आ पाएंगे। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा, आपकी लाइफ में भी आई होप बहुत चैलेंजेस आए? और चैलेंज मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आया मेरी शादी के बाद। ओके और चैलेंज ऐसा था कि एक पल को मुझे भी लगा कि शायद अब मैं ज़िंदगी की दौड़ में हार रहा हूँ। ओके। हाँ, ये जब मैंने स्विच ओवर किया अपने मतलब जर्नलिज्म में, मेरे पास मुझे सहारा में भी मौका मिला और कई जगह मौका मिला, लेकिन आमदनी का जो सोर्स था सर, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले अगर मुझे नौकरी मिली तो 500 रुपये की मिली। और 500 रुपये में क्या ही होता, आप तो जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में तो मेरा किराया ही नहीं होता था। दैट टाइम द ईयर वाज लाइक 2004 की बात बता रहा हूँ मैं। ओके। तो मेरी वाइफ कहती थी कि क्या इसी तरह चलेगा क्या काम, बेटा भी मेरा हो गया था। ओके। तो सर ये हालत थी कि ये दूध के लिए पैसे नहीं होते थे, और जो कुछ मिलता था वो थोड़ा बहुत इधर उधर से तो घर के किराए में चला जाता था। एक दो जगह ऐसी जगह भी रहे कि मेरी वाइफ देखने के बाद कहती थी क्या यही सब होगा, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। तो मुझे लगा कि अब मैं हार रहा हूँ। मुझे सर एक चीज़ है कि मैं अंदर से बहुत, कुछ भी होता है ना, मुझे अंदर से इंस्पिरेशन आता है कि नहीं, मैं इस हालात से लड़ लूँगा और इससे पार पा जाऊँगा। तो ऐसे समय में मेरे एक और फ्रेंड था, तो अक्सर मैं मेरी वाइफ से बात करता हूँ, बोला कि मेरी वाइफ उससे साझा करती थी ओके। कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत मुश्किल से घर से वो चल रहा है वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ ट्यूशन्स दिलाता हूँ जी। कोई बात नहीं। तो ट्यूशन्स पढ़ाया मैंने, और उसके बाद जो है थोड़ी कुछ आमदनी होने लगी तो ठीक ठाक हुई। उसके बाद उसी के सहारे कुछ अच्छे लोग मिलने लगे जो बहुत वेल कनेक्टेड थे। तो मेरा पढ़ाना देखकर वो कहने लगे सर आप, इस बीच में मुझे सर एक जॉब और मिली थी, आप एमबीडी पब्लिशर्स को जानते हैं, मैं उनके साथ जुड़ गया। ओके। और मुझे एडिटर की जॉब मिल गई, बुक मुझे एडिट करनी थी। तो मेरी जॉब जो है जलंधर शहर पंजाब में लगी, तो मैं चला भी गया। लेकिन उस दौरान मुझे जो है ड्यूरिंग दैट फेज आल्सो यू वर मैरिड? हाँ, ओके। तो उस समय मेरा बेटा भी होने वाला था और मुझे बड़ी वाली चेचक हो गई। और जब वो चेचक हुई तो माता कहते हैं। हाँ, माता कहते हैं। तो फिर मैं जो हमारे एमबीडी पब्लिशर्स के जो जनरल मैनेजर थे, गुलाब चंद मल्होत्रा नाम था, ओके। तो उनसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ये सब हो रहा है। तो वो बोले कि ये सब सर चिकन पॉक्स है, आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं आ जाना। मैं वापस आया और उसके बाद बहुत परेशान रहा, तो करीब एक हफ्ते हुआ। करेक्ट। फिर वापस जाने को मन किया कि जाऊं। उनका फ़ोन भी आया, बहुत वेट करते रहे कि बोले आप अच्छा काम कर रहे थे, आइए वापस। और उन्होंने मुझे 8,000 रुपये उस समय देने का मतलब ये था। तो मुझे लग भी रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं, 8,000 रुपये मेरे लिए बहुत होते हैं। लेकिन फिर एक तरफ से ये सोचने लगा कहाँ जाऊँगा, वहाँ अकेले फिर रहूँगा, ये सब रहने वहने की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। बट आपकी फैमिली, हाँ, वो था, फिर बेटा भी होने वाला था मेरा, तो यू हैव टू सपोर्ट योर। हाँ, तो फिर वो ट्यूशन का फिर दौर जो चला, फिर मैं धीरे धीरे, उस दौरान मैंने बीएड नहीं किया था।
ओके, ये एमए फिर आपने बाद में किया? नहीं, एमए पहले कर चुका ओके, एमए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में आप पहले कर चुके थे? कर चुका। उसके बाद फिर सर मुझे लगा कि बीएड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे केआर मंगलम स्कूल है, उनके बच्चों को मैं पढ़ाता, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे स्कूल से जुड़ जाइए, लेकिन मेरे पास बीएड नहीं था, तो मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर मैं स्कूल से जुड़ा, तो मेरा पहला कॉस्मोस स्कूल था बदरपुर में, उसमें मैंने 2 साल पढ़ाया। अच्छी बात क्या थी वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, सम बेनीपाल करके नाम था, मुझे याद, आगे का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो ब्रिटेन से आई हुई थी, वहाँ भी स्कूलों में पढ़ाई हुई थी, तो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया सर। और वो जो कुछ सीखा मैंने ना, फिर वो यात्रा मेरी जो है एक टीचर के रूप में बहुत सफल रही, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सेट किया सर कि मुझे अपने लेवल सेट करके पढ़ाना है, मैं जाकर बच्चों के लेवल पे पढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि बच्चा कैसे समझेगा, मुझे उस तक जाना है बच्चे तक। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, एक हमारे योग में PK अयंगर जी हुए जी, तो वो भी लाइक टिल द एज ऑफ 90 years ही वाज अ प्रैक्टिशनर। अयंगर आई थिंक यू नो, उन्होंने अपना ही एक फॉर्म ऑफ योगा क्रिएट किया। जो बात आपने की उसी का एक रूप, व्हाट ही सेड, योगा टीचर क्लास में जाए, जो भी आता है आपने पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो टीचर को जो भी आता है सब भूल जाओ, फिर आप स्टूडेंट के लेवल पे जाके देन यू अपलिफ्ट दैट स्टूडेंट फ्रॉम दैट लेवल, तो दैट इज रियल टीचर। मतलब लेकिन हम आजकल के साथ देखते हैं सिस्टम में शायद एक गैप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो शायद वो गैप हम भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मे बी शायद आजकल टीचर्स उतने पैशनेट नहीं है, एक वो लास्ट डिसीजन होता है कि टू बी अ टीचर, है ना, तो उस तरह से। यू आर टॉकिंग अबाउट योर केआर मंगलम स्कूल। केआर मंगलम स्कूल। उसके बाद फिर जो है यात्रा शुरू हुई, फिर इसके बाद मैं रेडिएंट एकेडमी नोएडा में स्विच किया, वहाँ में करीब 9 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, और वहाँ बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन रहा सर कि आज भी उन बच्चों का फ़ोन आता है मेरे पास। वाह। और रिसेंटली एक घटना बता रहा हूँ आपको कि वहाँ टीचर मिली मुझे, तो कहने लगी सर आपको बच्चे आज भी याद करते हैं। कहते हैं कि वो फादर लाइक फिगर थे मेरे लिए, मेरी प्रॉब्लम्स को वो समझते थे, उसका सोल्यूशन निकालते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो वो चीज़ें सर वो आज भी लगती है। और जिस एनजीओ से मैं जुड़ा हूँ, अभी हम उधर आएंगे, तो अभी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जितना आपने अभी तक एज अ टीचर एक्सपीरियंस किया, सो व्हाट आर योर 3 आउटकम्स फॉर दोज हु वांट टू बिकम टीचर्स? क्या आपके 3 ऐसे आउटकम या जो आपने लर्न किया बाय योर एक्सपीरियंस, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं लेकिन उनकी वो स्टूडेंट के लेवल पे नहीं जा पाते, तो ऐसी 3 कुछ बहुत इफेक्टिव लर्निंग्स आपने क्या सीखी? देखिए सर, एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप पहले अपने को अपडेट करिए। वाह। क्योंकि आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप समय के साथ पिस जाएंगे। तो टीचर का मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए, आपको अपने को अपडेट करना है। आप भी, हर आदमी एक सीखने के प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में है, और जो ये सोचता है कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन वो आदमी मर चुका होता है। करेक्ट। आप अंतिम सांस तक सीखते हैं, मृत्यु सैया पे हैं, आपकी अंतिम सांस भी है, उस समय तक सीख सकते हैं आप, अगर आप सीखना चाहें तो सबसे पहला कि आप खुद को अपडेट रखें, और कभी भी मतलब आप अगर पढ़ा रहे हैं तो गलत तरीके से ना पढ़ाएं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बच्चों से ये ज़रूर कहें कि हम नेक्स्ट डे बता देंगे आपको, और अभी मुझे वो नहीं है, तो एक वो रखें। दूसरा, बच्चों को संयम से सुने और उन्हीं के अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, उनको निखारें। अमेजिंग। हाँ, क्योंकि आप फैसिलिटेटर हैं, आप टीचर नहीं है। आज सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है। Correct. बच्चा सब कुछ देख रहा है, आपको जाएगा इंटरनेट पे, तो आप क्या करेंगे? करेक्ट। आप उसको फैसिलिटेटर बन के आप उसको बताइए, उसमें लॉजिक डेवलप कीजिए और उसको रास्ता, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक हैं, उसको मार्ग दिखाना है, रास्ता बताना है। सब कुछ मौजूद है, आपका क्या काम है? देखिए, टीचर को चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई भी मतलब किसी तरह का भी नए नए डेवलपमेंट हो जाए कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी में,
लेकिन टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि No उसके one. अंदर फीलिंग्स एंड कंपैशन है। ट्रू। वो कंपैशन और फीलिंग जो है कनेक्ट करती है एक दूसरे से। और नो मशीन कैन गिव यू दैट, नो एआई कैन गिव यू दैट। बच्चे को हमें समझना है और समझ कर, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, और उसको हमें बताना है कि तुम्हें बेटा कैसे आगे डेवलप करना है। तो अपडेशन, अपने को अपडेट कीजिए। दूसरा, पेशेंस जरूरी है, उसको पेशेंस के साथ सुनिए और सही एक फैसिलिटेटर की तरह उसको रास्ता बताइए। बहुत सुंदर। और कहा भी गया है कि पहले जब हम देखते हैं ओल्डन टाइम्स में टीचिंग होती थी, वो गुरु ओरिएंटेड और टीचर ओरिएंटेड होती थी। लाइक टीचर विल डिसाइड कि क्लास में क्या टीच करना है। आप नहीं डिसाइड करेंगे ना। लेकिन अब जो समय बदल गया है, आज के समय में स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग है। मतलब बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, लाइक समय को अगर हम देखें। और दूसरी बात जो आपने बहुत सुंदरता से बोली कि गाइड, एक टीचर का रोल एज अ गाइड ही है। लाइक आपको उसको बस मोटिवेट करना, उसके अंदर वो जील और आई थिंक मिनिमम एनर्जी के साथ जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सके, तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और बच्चों के साथ एक प्योरिटी होती है, हाँ, जो आपने मेंशन किया, तो दैट इज व्हाट आई आल्सो लाइक्ड सो मच। वो हमेशा आपके साथ कैरी करती है डेफिनेटली। और दूसरा, बच्चों को ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए कभी। व्हाट डज हम ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप बदमाश हो, दुष्ट हो, इस तरह। ये बच्चे ऐसे ही होते हैं और बच्चे कमोवेश आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो हम ब्रांडिंग, एक तो ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों को, और दूसरा कि बच्चों के साथ आप जितना कोशिश करेंगे उसको, मुझे लगता है ना कि अगर बच्चों को खुद लीडरशिप करने के लिए दें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी और स्किल होता है। आप उसको पहचानिए और पहचानने के बाद उसको उस फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर मोटिवेट कीजिए। डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक कुछ स्कूल्स हैं भी ऐसे, जैसे हम लोग, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो 12th और 10th तक बेसिक एजुकेशन, आफ्टर दैट दे विल गिव यू चांस टू स्पेशलाइज इन। देखिए सर, टीचर के रूप में हमारे पास भी एक चैलेंज है कि आप जिस स्कूल से जुड़े हैं उसके अंदर वहाँ पे किस तरह का एम्बियंस है, किस तरह की फैसिलिटी है। करेक्ट। कि हम देखिए, हम मिनिमम जो हमारे पास जो साधन है, सोर्सेज हैं, उसमें हम कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ता है। डेफिनेटली। और ये एक चैलेंज है। लेकिन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कुछ आध्यात्मिक लोगों से ड्रिवन है, तो उन्होंने क्या किया, मटेरियल थिंग एंड स्पिरिचुअल थिंग का बैलेंस है। और आई थिंक हम सबको वही बैलेंस चाहिए लाइफ में। अदरवाइज हम कुछ मटेरियली इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो मटेरियली शायद हम चीज़ों को नहीं समझते, इमोशनली वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज देयर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी हमें लेवल नहीं देना चाहिए किसी बच्चों की। ये मुझे खुद लगता है, हर एक बच्चे की एक स्पेशलिटी होती है, और एज अ टीचर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। और जो शायद टीचर, मैं किसी से यही बात कर रहा था, वो भी टीचर ही हैं, उन्होंने कहा सर टीचिंग इज़ वेरी इजी प्रोफेशन इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। अगर आप उनको समझ पाएँ, उनके इमोशंस को समझ पाएँ, उनकी जर्नी को समझ पाएँ, तो टीचिंग से आसान कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही है। बस आपको उसको थोड़ा सा पुश देना है, दैट चाइल्ड विल डेफिनेटली मूव बाय इटसेल्फ। ओके, वेरी नाइस। एंड हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। जैसे कि अभी मैंने अध्यात्म की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, और वेन एवर आई गेट कनेक्टेड टू यू वाइफ, डेफिनेटली आई फील दैट। और तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। उससे पहले आई थिंक यू हैव सम हेल्थ इशू आल्सो, वुड यू लाइक टू मेंशन दैट? मुझे सर प्लोरोसिस हुआ था, और उसके बाद अभी कोविड के समय मेरी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने शायद आपको बताया नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था मुझे। ये क्या होता है ये सर? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है कि जो आपकी ये है, क्या नाम है, बैकबोन होती है जो, वो आपस में सट जाती है, और सटने के बाद फिर वो मूवमेंट जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे लाइफ में 1 साल बड़ा पेनफुल रहा, और मुझे वाइफ को भी लगता था कि अब लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, और मैंने बहुत पैसे खर्च किए उस पर। आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा खर्च किया, और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। किसी ने बोला कि ये ठीक नहीं होता, किसी ने कहा कि भाई तो ये बराबर ऐसे ही रहेगा,
और मेरी स्थिति ये हुई कि मैं लेटता था तो जब मुझे उठना होता था तो मैं ये सोचता था मुझे अब उठना है, तो ये तो डर लगता था ये मुझे। सडनली हुआ और लाइक सम सिम्टम्स वर देयर बट यू इग्नोर्ड दैट? सर इसके लिए मुझे लगता है ना कि जहाँ तक कोविड के समय जो मूवमेंट हो गया बॉडी का बहुत कम कम हो गया, उस वो एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बॉडी को उसने। तो उस समय मुझे ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई, मेरे बैक पेन रहने लगा, बैक पेन रहते धीरे धीरे फिर मेरा मूवमेंट जो है बहुत मुश्किल हो गया। और मैं आपको कहूँ कि मैं अपने नेक को ऐसे घुमा नहीं सकता था, मैं बिल्कुल ऐसे ही रहती थी मेरी नेक, और मुझे अगर घूमना होता तो मैं पूरी बॉडी को घुमाता था। तो आप जानते हो चीरो प्रैक्टिस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, कायरो प्रैक्टिस जो भी है वो सब मैंने कराया और बहुत पैसे खर्च किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में फिर मुझे किसी ने योग का बताया, नेचुरोपैथी वाले ने, उसने 4-5 योगा बताया। और उसके उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई थिंक यू मेंशन लास्ट टाइम व्हेन वी मेट, कि किस तरह लाइक यू मेट दैट होम्योपैथी गाय और उन्होंने किस तरह नेचुरोपैथी बताया। वो क्या किस्सा था? वो ऐसा था कि एक बार हम लोग गए थे एक डॉक्टर के पास। पहले तो वो नेचुरोपैथी का कह रहा था, उसने मेरे सीने पे बहुत बड़ा पत्थर रख के वो चलाया। तो मेरी वाइफ भी थी और मुझे बहुत तेज चक्कर आया उस समय, और वो मतलब बहुत भारी पत्थर था, और 5-6 लोग उसको जो है मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे ना, 5-6 लोग चला रहे थे उसको। तो वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा है, और वो कहे कि ऐसे आपको 20-25 सेशन लेने पड़ेंगे। तो मैं तो पत्थर का को देखकर ये घबरा गया कि क्या ये 20-25 दिन ऐसे ही चलेगा वो। और जो डॉक्टर साहब थे वो कहे इससे आपको लाभ भी होगा, और वो ये भी कहते थे कि बहुत सारे बड़े बड़े जज और वो उनके पास आते हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें बड़ी पेनफुल थी। मैंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं, पैसे भी हमारे खर्च हो रहे हैं। लाइक कितने सेशन आप गए वहाँ पर? एक ही सेशन में गया था उनके यहाँ, वो कायरो प्रैक्टिस वाले के पास। तो हम लोग मैं 10-12 सेशन, 12-15 सेशन मैंने किया था वहाँ भी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे वहाँ भी। तो लास्ट में फिर वही नेचुरोपैथी वाले, उन्होंने मुझे योगा वोगा बताया, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा। उसके बाद फिर मैं उसको आज रेगुलर करता हूँ, तो मैं उस सब चीज़ों से आज मुक्त हूँ। तो लाइक कितना समय लगा आपको हील होने में? यही मान के चलिए 4-5 महीने तो लग ही गए धीरे धीरे। और उससे पहले आई थिंक 1-1.5 साल आप नॉर्मल मेडिसिन में लगा चुके थे, जहाँ हाँ, आपको मेडिसिन में ही लंबी अच्छी खासी मैंने, और डॉक्टर का तो मैंने कितने डॉक्टर को दिखा दिया। लास्ट में RR हॉस्पिटल में गया, जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया। तो वहाँ भी डॉक्टर कहने लगे कि आप ये तो अपने आप जाएगा, ऐसे नहीं। लेकिन अब यही है कि योग में जितनी शक्ति है वो मैंने महसूस किया कि अगर आप योगा के का सहारा लेंगे, योग की शरण में जाएंगे, तो आप सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर। और कहते भी हैं देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, क्योंकि जो चीज़ें कुछ शायद अंतर से भी होती हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्म की भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तो वी हैव टू गो थ्रू दैट। तो शायद इट्स लाइक मे बी वी डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न क्या है। जैसे बहुत सारे से साउथ में और काफ़ी जगह हॉस्पिटल हैं जो कि इंटीग्रेटिव हैं, जिसमें एलोपैथी भी होंगे, आपके आयुर्वेद भी, योगा भी, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हीलिंग कितनी आप फास्ट कर सकते हो। कभी भी जैसे योग और ये नहीं कहता कि एलोपैथी ख़राब है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन जब आप सपोज किसी को एक्सीडेंट हो गया तो यू हैव टू गो टू एलोपैथी डॉक्टर, लेकिन उनका रिजल्ट इंस्टेंट है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग में हील करना है तो यू हैव टू गो थ्रू सम योग, और मे बी यू कैन से यू हैव टू लिव अ वेरी लाइफस्टाइल जो कि प्रकृति के साथ जुड़ी हो, जो आपने शुरुआत में कहा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर वापस रिटर्न करने में इज व्हाट चैलेंजिंग। फिर वापस चैलेंज तो था ही सर, क्योंकि आप एक ऐसी हेल्दी लाइफ लीड कर रहे थे, अचानक से आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट चला गया है, और दिमाग में यही बात चलती थी कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, क्या पहले जैसा हो पाऊंगा। और दूसरी बात कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो आदमी हमेशा काफ़ी एक्टिव रहा है, अचानक वो बिस्तर पे चला जाए
और उसके लिए सारा सब पूरी दुनिया एक तरह से जो है रुक गई है उसके लिए। वेरी नाइस। और मुझे लगता है उस समय में कुछ जो हमारे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, मेरी वाइफ ने इसमें बहुत मतलब बड़ी भूमिका अदा की, और उसी समय नहीं, मेरी पूरी लाइफ जर्नी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। डेफिनेटली। और ये आई होप एक ऐसा रिश्ता है, जैसे मैं अपने मदर फादर को देखता हूँ, तो मे बी वट एवर हैपन, कभी लड़ाई कभी प्रेम, वो पार्ट ऑफ लाइफ है सर। बट अभी इस एज में शायद हम सब बाहर हैं, लेकिन दे बोथ आर नहीं, सपोर्टिंग अभी भी ईच सर अदर। देखिए, We go, no problem, बातचीत हम लड़ाई जाते होती है, हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ये होना चाहिए और पहल रखना चाहिए, कभी ये नहीं हो कि हम दरवाजे बंद कर लें। वो इमोशनल सपोर्ट दे जी, आर बिल्कुल। लाइक कि इस दरवाजे इस समय हमेशा में- खुले, correct। बातचीत हमेशा होनी चाहिए, दरवाजे खुले रखने चाहिए। हो सकता है 2 पल के लिए आप लड़ भी लें, Beautiful। लेकिन हमेशा जो है बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ा था या सच सुना था ऐसा कि अगर इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग है तो इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप समझ सकते हैं एक दूसरे को, तो इससे सुंदर कोई रिश्ता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। और जैसे आप स्पिरिचुअल वर्क, सेवा भी काफ़ी करते हैं, मैंने देखा एनजीओ से जुड़े हुए हैं और अपना काफ़ी समय डिवोट करते हैं उस दिशा में भी। तो आई थिंक ओम फाउंडेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, और ये आपका सफ़र आई थिंक 2011 नहीं, मेरा सर सफल है 2016 से। 2016 से आप जुड़े हुए हैं। तो हमें समझाएंगे ये ओम फाउंडेशन क्या है, और आई थिंक ये बच्चों के लिए काफ़ी काम करता है जो नीडी हैं। हाँ इसको विशेष समझाएं, और आप कैसे वहाँ जुड़े जाके, और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस है। सर, ऐसा है कि ये एक संस्था है जो अंडर प्रिविलेज के लिए है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, या वो बच्चे जिनका स्कूल छूट गया था वो फिर से पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप की माली हालत अच्छी नहीं है, उनके लिए ये संस्था जो है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है संजय द्राबू, जो कि कश्मीरी हैं। आपको याद होगा कि 1990 में जब कश्मीर में जो है वहाँ पे लोगों को काफ़ी मारा गया, उस समय वो माइग्रेट करके दिल्ली आए, तो उनकी भी अपनी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही। तो उन्होंने इनिशिएट किया, और उन्होंने बड़ा सुंदर ये एक सपना जो देखा था, जो आज वो फाउंडेशन के रूप में 22 साल से चल रहा है। वाह। पहले कभी 2 बच्चे हुआ करते थे, आज करीब उसमें 700 बच्चे हैं। क्या और उन बच्चों को खाना खिलाना, सुबह का नाश्ता देना, उनको फ्री पुस्तक देना, टीचर। फाउंडेशन में करीब करीब आप समझिए कि 40 के आसपास टीचर हैं। वाह। और उन टीचर्स को भी अच्छी खासी सैलरी दे रहा है फाउंडेशन। और मतलब वहाँ पे हम ये नहीं सोच के जाते कि हम एक टीचर हैं या हम एक मेंटोर हैं, हम मुझे लगता है वो मेरा दूसरा घर है, परिवार। करेक्ट। हाँ। और हर एक बच्चा मुझसे लगता है कि जुड़ा हुआ है, और वो बच्चे भी ऐसा लगते हैं, वो ये कभी नहीं समझते कि ये हमारे टीचर है। उनको लगता है जैसे कोई बड़े भाई है या कोई फादर लाइक फिगर है, तो वो हमें उनको रास्ता दिखाते। और मैंने देखा सर इस एनजीओ में बच्चों का, उनके अंदर जो टैलेंट है ना, मतलब मैं तो मुरीद हो गया उन बच्चों का। पर चाहे पढ़ने में हो, चाहे कोई डांस में हो, मतलब कोई ऐसी उनके अंदर एक ऐसी कला है जिसमें वो बहुत पारंगत है। ट्रू। पढ़ने के अलावा और भी करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे है वो। एब्सोल्युटली। और एक क्योट मैंने पढ़ा था कि द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन योर माइंड, कि वो डिस्क्रिमिनेशन, वो लर्निंग, वो क्रिएटिविटी हम डेवलप कर सकें। बिल्कुल। लेकिन कभी ना कभी शायद हम होता है कि मार्क्स आने चाहिए आपके, वो ही उसी से हम कनेक्ट कर लेते हैं कि एजुकेशन इज जस्ट ओनली, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, आई विल नॉट से दैट। लेकिन रियल में जैसे आपने कहा, कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, सो मैनी फील्ड्स आर देयर, तो शायद हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, है ना। बट आजकल इतने फील्ड्स ओपन अप हो रहे हैं, दे आर मेकिंग प्रोफेशनल कैरियर्स आल्सो। तो ये भी एक लाइक इट्स आल्सो गुड थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट एज वेल। देखिए सर, मार्क्स तो एक नंबर है ना, वो ये थोड़ी बताता है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है। तो इस बात को आप पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे, बिकॉज दे आर टू मच इनटू दैट। देखिए पेरेंट्स क्योंकि आप भी खुद फादर हैं। नहीं, देखिए मैं कभी नहीं सर अपने बच्चों को बोला कि तुम इतने मार्क्स लेकर आओ।
मैं इन मार्क्स के चक्कर में कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं, बोला नहीं। हाँ, ये जरूर बोला कि भाई यूटिलाइज करो टाइम का। आप जरूरी नहीं कि आप, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ तो आप वही करो। कोई जरूरी नहीं आप पढ़ाई करो। करेक्ट। सब आदमी पढ़ नहीं सकता सर। एब्सोल्यूट इस दुनिया में हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ काम बटा हुआ है। ट्रू। और वो उसी तरफ इंक्लाइंड होता भी है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम कितना भी बोल लें, हम उसके पीछे पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो सकता है वो और पहले छोड़ देगा। एब्सोल्युटली। किसी के पीछे में नहीं पढ़ना है। उसको हमें बताना है कि कैसे, क्या गलत है या क्या सही है, क्या तुम्हें बनना है। एक तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा, उसके टैलेंट को हमें पहचानना होगा कि इसके अंदर कौन सी वो छुपी हुई गुण है या विद्या है जिसको हम जिसकी तरफ हम इसको ले जा सकते हैं। हम अपना थोपते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, आईएएस बना दें। कभी हमने सोचा है कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है? हमने उससे कभी नहीं पूछा। हम हमारी जो आकांक्षाएं हैं जो उसको हम पूरा नहीं कर पाए, अपने बच्चों पे थोपते हैं। शायद उनमें अपना अक्ष देखने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना है सर। बच्चों में बहुत सारे टैलेंट है। बहुत अच्छा गिटार बजा सकता है, बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, बहुत अच्छा गाना गा सकता है। यस। अब तेंदुलकर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। करेक्ट। और सारी दुनिया उनको सलाम करती है। अब आप कहिए कि शायद एक आईएएस से ज्यादा उनको, आईएएस को तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट में जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है। एब्सोल्युटली। बहुत ही सुंदर था। आप चाहे महेंद्र सिंह धोनी का आप देखें, तो जिन लोगों ने एक लाइफ में रिस्क लिया है शिफ्ट करने का, और जिन्होंने पैशन को फॉलो किया है, आपने आई थिंक मेंशन किया था, यू डेवलप दैट पैशन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, कि वो पैशन को कैसे समझ पाए। आई होप टीचर का एक वही रोल है। So it was very beautiful, like to give these very valuable points to students. अंत में हम चलते हैं, और जो शायद हम सबकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स की तरफ। आई थिंक आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, और वो प्रतीक हैं मेरे अकॉर्डिंग शक्ति का और बुद्धि का, है ना, और एक सेवा की हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपकी उस यात्रा को भी जानना चाहूँगा कि जब वो आपका चैलेंजिंग फेज था, जब स्पाइनल एंकलाइजिंग आपको इशू हुआ था, तो दैट टाइम भी क्या आपको अध्यात्म ने शक्ति दी, आपके हनुमान जी ने? देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव है या कई बार विपरीत परिस्थितियाँ रहीं, उस सब में भगवान का ही एक सहारा था। दैट टाइम जब आपको वो इशू थे, दैट टाइम भी आपको पता था? हाँ, बिल्कुल। लेटर यू रियलाइज? और मैं अपनी पर्स में भगवान गणेश और मतलब हनुमान जी की फोटो रखता था। और सच बताऊं सर, मैं आपको, कभी मुझे लगता था कि मेरा पर्स खाली है जी, और तो उस दिन मुझे जैसे ही खाली होता है वैसे ही कहीं ना कहीं से मुझे पैसा मिल जाता है। नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे काम चलाओ घर का कहीं से मिल जाता है। तो वो सर, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान तो सब कुछ है, और हनुमान जी की विशेष कृपा है, सब उन्हीं की वजह से। मैं सुबह उठ के आज रोज़ पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सब कुछ, सारा इंस्पिरेशन उन्हीं से आता है, सारी शक्ति उन्हीं से आती है। समर्पण, भक्ति, हनुमान जी से सीखिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। ठीक है। और ये तो आप देखिए कि इतना शक्तिशाली होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपने को आगे नहीं रखा। हमेशा एक भक्त के रूप में जो है, और मतलब भगवान के चरणों में रहे हमेशा। और एक पॉइंट और मुझे समझ में आता है कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो तो सेवक भी कितना कुछ कर सकता है ना। वो कभी ये भगवान राम की पूरी कहानी जो है इसी में है। भगवान राम को अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भगवान राम से अच्छा मैनेजर कौन था? वाह। लीडरशिप क्वालिटी लोगों में डेवलप की तो भगवान राम ने की। भगवान थे वो, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हम लोग कहते हैं भगवान थे, लीडर थे, लेकिन उन्होंने कितने ऐसे अनसंग हीरोज को हीरो बना दिया। करेक्ट। और उनकी भी आई थिंक, अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि कभी भी जब सफलता मिलती थी तो वो बाकियों को आगे कर देते थे। जहाँ असफलता मिलती थी वो वहाँ पे खुद सामने आ जाता। आई थिंक मेरी आपसे तो टीचर का भी यही रोल है सर। टीचर कभी भी मतलब खुद का श्रेय ना ले, बच्चों को आगे बढ़ाए।
क्योंकि उसको आपको लीडरशिप क्वालिटी आप ही डेवलप करें, आप ही देश को एक नेता देंगे, आप ही देश को एक मतलब प्रशासक देंगे, आप ही देश को एक नया शिक्षक देंगे। आपका पढ़ाया हुआ शिक्षक कल जाके बच्चा जाके और अच्छे से शिक्षा देगा, नई तकनीक से वो लोगों को रूबरू कराएगा। तो आपका रोल तो बहुत अहम है एक टीचर के रूप में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है और गहरा और होता जा रहा है ये जो कन्वर्सेशन है। और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे यू आर अ हिस्ट्री की भी आपने बात की, तो एंशिएंट हिस्ट्री भी है और कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि हमारी हिस्ट्री चेंज की गई, एक उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। और दूसरी चीज़ जो हम एक स्पिरिचुअल हिस्ट्री देखते हैं, एक वैदिक हिस्ट्री देखते हैं, उससे हमें कुछ लर्निंग या आउटकम जो आपने ड्रॉ किए जो हम आज के इस युग मटेरियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ईज आउट हो सकें। तो आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ तक बात है, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में क्या है, देखिए ज़्यादातर हिस्ट्री हमने या तो ब्रिटिश हिस्टोरियन से ली है, या फिर जो हमारे देश में बहुत सारे जो हिस्टोरियन रहे जिन्होंने, ज़्यादातर तो हिस्ट्री आप जो बाद के भी हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हिस्टोरियन को ही लेकर बहुत सारी किताबों को लेकर उन्होंने हिस्ट्री लिखी। उनका खुद का अपना कोई इन डेप्थ नॉलेज थोड़ी था। आजकल की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी क्या है, उन्होंने उससे कॉपी की, उससे देखा और वही करके पढ़ा। रिसर्च वर्क कहाँ मिलता है इतना? रिसर्च वर्क बड़ा मुश्किल है, आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा, बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा। जो पुराने मतलब जो भी मतलब ट्रेवलॉग्स भी लिखे गए, जो बाहर से मतलब यात्री आए भी, उन्होंने जो लिखा, देखिए हम किसी देश में जा रहे हैं, हम वहाँ देख रहे हैं, वो हमारा अपना व्यू है, हमारा अपना वर्जन है, हम किस तरह से उसको देख रहे हैं, हम उसको किस दृष्टि से देख के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से हमारा इंटरप्रिटेशन है, वो हमारा व्यू है। हम उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ के लिए अनजान हैं, अजनबी हैं। हम उनकी बहुत सारी प्रथाओं, उनके बहुत सारे जो उनकी जो भाषा है उससे परिचित नहीं है, उनके विचार, उनके व्यवहार से परिचित नहीं है। हम तो सिर्फ एक एनालाइज करके, आकलन करके अपने हिसाब से लिख रहे हैं। कोई रिसर्च वर्क तो किया नहीं, कोई बात तो की नहीं हमने किसी से। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने वही पार्ट लिखा जो उनके फायदे में का था, और उसी को लेकर बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन ने भी उसको फॉलो किया। तो रिसर्च वर्क की बात करें तो बहुत कम है। जहाँ तक आप वैदिक हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वेद तो अपने आप में सब कुछ है, श्रुते कहा गया है वेद को, और सार है वो वेद। तो वेद के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और हिस्ट्री का तो हमारा पूरा पाठ ही वेद है। 4 वेद जो हमारे हैं, आप चाहे गणित हो, चाहे आप समाज शास्त्र ले लें, चाहे आप विज्ञान ले लें, सब कुछ तो वेद से ही आया है। शून्य की बात करते हैं हम, दशमलव की बात कर रहे हैं, सब भारत से ही पैदा हुआ। दूसरे लोग देखिए, अब हिस्ट्री का तो आप ये सोचिए कि कालिदास और शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर कब हुए, कालिदास कब थे। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कहा जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो हमारी तो ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लोगों को, मतलब it is influenced by that, तो British। आप इससे आप मानसिकता समझ लीजिए कि इस एग्जाम्पल से क्या मानसिकता निकल रही है। करेक्ट। तो हम तो इन्फ्लुएंस थे, बायस्ड भी थे। हिस्ट्री हमको हम खुद भी नहीं लिख पाए, दूसरों की हिस्ट्री मतलब जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उसको ना ध्यान देकर हम वो चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं जो कि बाहर के लोग आए और लिख के चले गए। एब्सोल्युटली। तो मेन थिंग यही है कि शायद हम अपने माइंड को डेवलप करें कि वो देखिए सही सर, और हर गलत चीज़ के को बीच पढ़ें। में अब पढ़ने के बाद हम खुद एनालाइज करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्योंकि रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है आपको। यस आपने, और साइंस और रिसर्च आपस में कनेक्ट। जब हम लॉजिक की, रीज़न की बात करते हैं भाई, ईश्वर की संरचना में, ईश्वर की रचना में मानव सबसे विवेकशील और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। क्योंकि उसके अंदर विवेक भी है, उसके अंदर तर्क क्षमता भी है, और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का उसको जरिया भी है, बात समझता भी है, उसको एक्सप्लेन भी करता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो हमको ये देखना होगा ना, हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं
तो हमको अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या सही क्या गलत है। और आई थिंक ये चीज़ हम देखते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग आप उनको जल्दी से जो है नहीं किसी चीज़ को समझा नहीं सकते। करेक्ट, जिसको कन्विंस करने आप कन्विंस नहीं कर सकते उनको जब तक ये खुद अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, हाँ ये सही है गलत है। करेक्ट, आप उनको कुछ बोलेंगे तो दे विल डू रिसर्च, वो चेक करेंगे और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे देन दे आर। आप एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक बार खड़ा था ये ताजमहल के पास में, तो एक फॉरेनर को कहीं जाना था, रिक्शा वाला आया, उसको देखते ही बोला 500 रुपीज़। उसको वहाँ से ताजमहल से लाल किले वो आगरा फोर्ट तक जाना था, हार्डली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। वो 500 रुपीज़ मांग रहा था। उसने फट से खोला, देखा, बोला मैक्सिमम 50 रुपीज़। तो मतलब आप ये सोचिए कि वो मूर्ख नहीं बना सकते आप किसी को। आज की दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, और ये आज की दुनिया में पहले भी था। जो लोग अपने तर्क और उससे क्षमता में विश्वास रखते थे, वो पहले भी इन चीज़ों को उनको इजीली करते रहे हैं। तो वही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई कि भाई जहर खा लो, तो आपको ये समझना होगा ये जहर है, इसको खाने से क्या होगा। कि आपने कह दिया, हमने खा लिया, भाई ठीक है। पहले तो आप भाई जहर है, इससे आदमी मौत हो जाएगी। या कोई कहे इस गड्ढे में कूद जाओ, तो आपको पता है ये गड्ढा है जी, तो इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं कि गड्ढे में जाना है, कूदना है कि नहीं कूदना है। अगर कूदेंगे हाथ पैर टूटेगा या मर भी सकते हैं, तो आप नहीं कूदेंगे। तो वही चीज़ है कि आप पढ़िए सब कुछ, और लेकिन आप जब उसको आकलन करने की, विश्लेषण करने की बात है, वहाँ पे आपको अपनी तर्क क्षमता का इस्तेमाल लगानी ही चाहिए। और मुझे लगता है वही तर्क क्षमता हम अपनी स्कूल लाइफ में डेवलप करते हैं, चाहे वो मैथ्स के थ्रू हो, साइंस के थ्रू हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू हो। और क्योंकि शायद स्कूल के बाद वो बुक्स तो छूट जाती हैं, लेकिन वो तर्क की शक्ति हमारे साथ रहती है। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किताबों से सिर्फ ये समझ लें कि वो आपको, देखिए आजकल ओपन एंडेड बुक है, आपने पढ़ा, फिर आप खुद विश्लेषण करके उसको विस्तार कीजिए। यस, और मेरा अंतिम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों का पढ़ने में मन तो है लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो पढ़ नहीं पाते हैं, मे बी वो कुछ बहुत तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको लेके शायद मे बी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक टीचर की मिस्टेक है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है, या स्टूडेंट अपने लेवल पे क्या माइंडसेट रख सकते हैं कि वो उस अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज? देखिए सर, आज की डेट में, आज के समय में टीचिंग बहुत चैलेंज है। हम टीचर को भी दोष नहीं दे सकते वो ऐसे नहीं पढ़ा पा रहा है। देखिए इंगेज करना एक बहुत बड़ी कला है, जैसे आपने आज हमें इंगेज किया हुआ है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई एक टॉपिक हो, और मुझे लगने लगेगा कि बच्चे बोर होने लगे या बच्चों का माइंड डाइवर्ट होने लगा, हम तुरंत उस समय उससे कोई स्टोरी सुना दें या शिफ्ट कर दें, और करते करते फिर उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक में। लेकिन हमारा जो शिफ्ट होना चाहिए वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो हमारी स्टोरी है, जो उसी लाइफ स्किल से या उसी सब्जेक्ट मैटर से जुड़ी हो। ये नहीं कि कहीं और चले जाए आप, क्योंकि फिर जब आप वापस आएंगे तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब आप सब्जेक्ट से स्टोरी को कनेक्ट कर लेंगे तो वो कनेक्शन जो है ज़्यादा होता है कि ये सारा टीचर को करना चाहिए। वेरी नाइस, और मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, और मैं इस टेक्निक का उपयोग करता हूँ। जब भी कोई योगा क्लास होती है तो मैं ज़रूर तैयारी करके जाता हूँ, कुछ स्टोरीज। और बच्चे कभी कभी तो ये भी कहते हैं सर इतनी स्टोरीज आप लाते कहाँ से हो। तो बस सिंपल है कि जब हम कनेक्ट करते हैं, लोगों से लर्न करते हैं, तो स्टोरी भी शायद हमें याद रहती है, बाकी तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपने, और स्टोरीज से क्लास इंगेजिंग हो सकती है, और उन स्टोरीज के रूप में बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, मोटिवेट हो सकता है। ओके सर, तो फाइनली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। आई होप आपको भी आनंद आया होगा, और अभी थोड़ा सा और आनंद आएगा। लास्ट में है एक रैपिड फायर राउंड, आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका जो भी फटाक से आपके माइंड में आए 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। शुरू करें? जी बिल्कुल। चलिए, पेरेंट्स फॉर यू? भगवान की तरह है सर। वाह। टीचर्स फॉर यू? सर वो मतलब वो है जो गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं जीवन में। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। 1 वर्ड सर। लाइवली। हिस्ट्री? लाइवली सब्जेक्ट। ओके। हिस्ट्री? हिस्ट्री लर्निंग सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर। वाओ। स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट्स मेरे लिए जीने का इंस्पिरेशन है। वाओ। ओम फाउंडेशन, आई थिंक। ओम फाउंडेशन मेरे दिल से जुड़ा है। वाओ। योर वाइफ? वाइफ मेरे मतलब मेरे लिए मेरा मतलब प्राण है। क्या बात है। फूड? फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके। फ्रेंड्स? मित्र तो सर ये कहिए कि मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर रहा। बट ये एक आध्यात्मिक अच्छी क्वालिटी है। ओके। मनी? मनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता सर। इंसान। हॉकी? हॉकी तो मेरा मतलब सेकंड प्राण। हाँ। ओके। फादर? फादर तो सर मेरे सब कुछ है मेरे लिए, मेरे जीवन है वो। ओके। स्कूल? स्कूल तो उसी ने मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाया सर, एक इंसान बनाया। जर्नलिज्म? जर्नलिज्म ने मुझे लड़ना सिखा दिया सर, जीना सिखा दिया मुझे। ओके। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग सर एक सोर्स ऑफ लर्निंग है। ओके। एंड एक्सरसाइज? एक्सरसाइज को मैंने बताया आपको, मुझे दूसरा प्राण मतलब प्राण देने का उसने मुझे काम किया। डिसीज? डिजीज पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मैं उससे डरता नहीं, उससे फाइट करना चाहिए सर। एंगर? हाँ, ये मैनेज करने की चीज़ है सर। आपको गुस्सा आता है, जरूर आता है, क्योंकि अब इंसान है तो गुस्सा आएगा ही। सॉरो? सॉरो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, ठीक है एक क्षण के लिए आया, लेकिन हवा की तरह उसको उड़ा देना। पेन? पेन है, लेकिन सामने फेस पे नहीं आता। बैलेंस? बैलेंस तो सब कुछ करते हैं सर लाइफ में। ओके। अटेंशन सीकिंग? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं, उसका उससे मैं बहुत दूर हूँ। फेम? फेम भी सर कभी नहीं लेने, क्योंकि मैंने कई ऐसे काम किए, मतलब वहाँ मैं डायरेक्ट नहीं आया। टेम्पल्स? सर वो कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अगर हम टेम्पल्स और आइडल वर्शिप की बात करें, कंसंट्रेशन। हनुमान जी? हनुमान जी मेरी जीने का एक पूरा साधन है, सोर्स है। बहुत सुंदर। और आप सर जीतते हैं इस रैपिड फायर राउंड को Thank you, बहुत sir. अच्छे से और फटाफट आपने जवाब दिए। तो फाइनली आई वुड से एनी फाइनल पॉइंट्स यू वुड लाइक टू सम अप फ्रॉम योर साइड? कुछ ऐसा जो शायद मैंने टच ना किया हो, यू वांट टू कन्वे योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स, टू द टीचर्स, टू द पर्सन हु हैव सम डिसीज इन देयर बॉडी, और जो अपने कैरियर में शायद उनको अभी गोल उनका नहीं मिला है और डेस्टिनी का आई थिंक उनके लिए कुछ प्लान है, तो कुछ फाइनल वर्ड्स हो आपके? सर रामचरितमानस की एक चौपाई है, वो मुझे आज भी बहुत प्रेरित करती है, और मैं सबको वही कहूँगा कि सकल पदार्थ यही जगमा ही, कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ मौजूद है इस दुनिया में, कर्म कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, फल की चिंता मत कीजिएगा, और कभी भी ये नहीं सोचिएगा रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके प्रयास सच्चे हैं, आप में ईमानदारी है, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत सुंदर सर। आप किसी चीज़ पे विजय पा सकते हैं। बहुत खूब। और आई थिंक यही कर्म योग है, यही और ये भूलोग बिना कर्म के तो यहाँ कुछ संभव ही नहीं है। तो अंत में लेट मी समराइज द होल पॉडकास्ट। जो हमने आज संजय सर की दृष्टि को समझा। संजय सर, जैसे मैंने बोला था कि हम सबको पता है एक किरदार महाभारत में थे संजय, जो दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त थी, और धृतराष्ट्र को उन्होंने पूरे जो युद्ध रहा उसको सुनाया, समझाया और बताया। तो उसी प्रकार आज सर ने की भी हमने सुंदर यात्रा को देखा कि कैसे एक उनके पेरेंट्स जो थे, फादर वाज इन डिफेंस सर्विस, फ्रॉम वहाँ से उन्होंने एक डिसिप्लिन की सर ने बात की, उसको लर्न किया। फिर उधर से चलते हुए हमने उनकी मदर की भी बात की। ही टोल्ड की दैट ही लर्न द लव थिंग फ्रॉम हर, कि एक प्रेम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। एंड देन फ्रॉम देयर वी मूव टू हिज लाइक स्कूल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, हिज जर्नी फ्रॉम दैट मास्टर्स in political science, and from there to history, double MA. He is so many education he have. Then he did his journalism also, and after that you personal management also. और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, मैनेजमेंट की सर ने बात की तो एक उपनिषद में बड़ी सुंदर आती है लाइन, मनः प्रश्न उपाय योग इति विद्यते।
योगा इज ऑल्सो मैनेजमेंट प्रशमन फॉर मैनेजिंग द माइंड। अगर हम अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं तो योग भी यही। और आपने भी मैनेजमेंट की बात की, हर चीज में मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट कोई व्यक्ति जानता है, बोलने का मैनेजमेंट हर चीज का, तो थिंग विल बी डन। जैसे हर एक जगह आप देखते हैं मैनेजर की एक पोस्ट होती है। एंड देन फिर हमने सर की यात्रा देखी कि कैसे सर अपनी जो एक टीचिंग लाइन था और बीच में चैलेंजेस भी आए सर की लाइफ में बहुत। उस टाइम जो मैम है लाइक सर की वाइफ, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया, शी सपोर्टेड हर। और इसीलिए आपने देखा अंत में सर ने बोला भी कि प्राण शक्ति, और बिना प्राण के तो आई होप शरीर किसी काम का ही नहीं है। और फिर अंत में सर की हमने एक प्रोफेशनल लाइफ देखी कि टीचर होना कितना एक वैल्यूएबल टास्क इज़ टू बी अ टीचर। एंड ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। और सर की भी हमने हिस्ट्री को देखा और उस हिस्ट्री से सर ने क्या ड्रॉ आउट किया, पेशेंस है, या फिर आप क्या सीखते हैं अपने पास से। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यस कि आपने जो गलतियां की हैं उसको आप ना दोहराएं और उसको सुधारें। और अंत में मैंने जो देखा है, हर कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है तो उनकी लाइफ में अध्यात्म का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह हनुमान जी से सर बहुत कनेक्टेड है और उनसे जो शक्ति प्राप्त होती है कि जैसे एक लाइन भी आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, कि उनके पास सारी शक्तियाँ थी और सिद्धियाँ थी और वो भी एक तरह के योगी थे, लेकिन कभी उन्होंने दिखाया नहीं। तो उसी तरह हमारे संजय सर हैं, नेवर शोड, उन्होंने कभी शो नहीं किया चीज़ों को, बहुत ही सिंपल हैं। और हर एक पॉडकास्ट में मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो सर के साथ मैंने क्या सीखा कि आप बिल्कुल सारे अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लेकिन हमेशा सबसे नीचे रहें, वो सबसे बड़ी बात है। तो फाइनली मैं आपसे पूछूंगा, एनी फीडबैक और एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आनंद यात्रा। आई होप आपकी जर्नी अच्छी रही होगी और एनीथिंग यू लर्न टुडे। नहीं सर, देखिए आपका ये जो पॉडकास्ट है, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलते हैं, और एक जो आप अपना ये बना रहे हैं पॉडकास्ट, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। जो लोग सुन रहे होंगे उनको एक जानकारी मिलेगी, वो आपसे भी और या मेरे से भी कुछ अनुभव से कुछ अपना इस तरह की जो हमारी जीवन यात्रा ही है उसमें जो उतार चढ़ाव हैं, हो सकता है उनको हेल्प मिले। आपका ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और ज़रूर उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि आप देखा मैंने आपका पॉडकास्ट जो है काफ़ी अलग अलग किस्म के लोगों से, अलग अलग पर्सनैलिटी से आपने लिया हुआ है। तो ज़रूर आपके लिए ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज में, और आप इसको निरंतर जारी रखिए। आप योग से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका ये जो एक योग मुनि के रूप में आप जो है पूरे समाज की जो सेवा कर रहे हैं, ये अद्भुत और अतुलनीय है सर। मैं तो सर यही कहूँगा, हम तो निमित्त मात्र ही हैं, चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं, चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। और आप मुझे इतना कुछ कहेंगे तो आप एक जरिया है बस समाज, यही मुझे होता है कि हम तो एक तरह से लाइक किराएदार जो होता है, हम तो बस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ना हमने कुछ बनाया है, हमें प्राप्त हुई हमारे ऊपर वाले लोगों से। हमारे शिक्षकों ने हमें नहीं पढ़ाया होता तो शायद हमें भी नहीं पता होता, तो हम अपने नीचे वालों को नहीं पढ़ाते। तो मेन थिंग ये कि इट्स जस्ट मैनिफेस्टेशन, कि हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, वो एनर्जी को आगे बढ़ाएं। ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंस तो ये है। और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और सर से मैंने यही सीखा है कि सर हमेशा पीसफुल, जॉयफुल, चाहे कोई कैसा भी बिहेव करे, सर एकदम अपने रियल नेचर में स्टैब्लिश रहते हैं। सो सर आपने मेंशन किया था कि स्टोरीज विल ऑलवेज टच आवर हार्ट। तो कोई ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ सर। मैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन था, यानी एक व्यापारी था, वो एक तोता खरीद के लाता है और वो अपने घर में एक केज में उसको रखता है, उसको रोज़ दाना पानी देता है। कुछ दिन बाद समय गुजरता है, तोता जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और एक दिन व्यापारी ध्यान देता है कि ये बहुत ही कमज़ोर हो गया। बोला कि भाई तुमने खाना, तो व्यापारी उससे कहता है कि तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है?
इससे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम जी नहीं पाओगे। तो बोला कि ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा जो आपने मुझे जो है एक पिंजरे में बंद करके रख दिया है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं तो उड़ने वाला स्वतंत्र रहने वाला पक्षी, हमारे लिए तो कोई सरहद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो उसने कहा अच्छा। एक दिन व्यापारी जो है शहर की तरफ जा रहा था, तो तोता उसे बोलता है कि क्या आप शहर जा रहे हैं? तो बोला हाँ मैं शहर जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, आप जा रहे हैं तो मेरे गुरु जी को एक संदेश दे दीजिएगा कि उनका जो चेला है, शिष्य है, वो मरणासन स्थिति में है, कभी भी उसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। तो बोले ठीक है। व्यापारी गया, अपना काम से जिस जाना था शहर में, अपना काम वाम किया। फिर उसको याद आया कि भाई उसका जो तोता था उसने उसके गुरु से मिलने को बोला था। तो उसने बताया था कि एक पीपल के पेड़ पे रहता है। तो व्यापारी उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहाँ जाके वो उसका गुरु बैठा हुआ था। तो उसको बोला कि भाई देखो, तुम्हारा जो शिष्य है वो मेरे यहाँ एक पिंजरे में बंद है और उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसके प्राण कभी भी जा सकते हैं। वो जो तोता का गुरु, वो भी तोता था, तो वो सुना और सुनने के बाद वो उसी डाली पे से गिर गया। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक शिष्य और गुरु का आपस में ऐसा संबंध मैंने नहीं देखा। मैंने उसकी पीड़ा सुनाई, इसने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। फिर वो वापस आया वहाँ से चल दिया, वापस आया, घर पहुँचा। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके शिष्य ने पूछा क्या आपने मेरे गुरु को मेरा संदेशा भेजा? तो बोला हाँ, तुम्हारे गुरु को मैंने तुम्हारा संदेशा दिया। और वो संदेशा सुनते ही तुम्हारे गुरु जो है वो पेड़ की डाली पे ऐसे पलट गए, उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो ये जो तोता था जो व्यापारी किया था, उसने भी जो है वो भी ऐसे ही पलट गया और उसने भी प्राण, जैसे लगा प्राण त्याग दिया। अब वो व्यापारी को और आश्चर्य हुआ कि भाई देखो, उधर गुरु ने शिष्य के बारे में सुना तो उसने प्राण त्याग दिया, और शिष्य ने जब गुरु के बारे में सुना तो प्राण त्याग दिया। तो वो गया, फिर पिंजरा खोला और बोला कि चलो अब मर गया है तो कोई नहीं। जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया। गुरु ने क्या किया था, अपने शिष्य के लिए जो है उस व्यापारी के माध्यम से एक शिक्षा उसको याद दिलाई कि भाई जीवन में कभी कोई अगर ऐसा समय आ जाए जहाँ मेरी ज़रूरत हो, मैं नहीं भी रहूँगा तब भी मेरी शिक्षा तुम्हारे तक पहुँचेगी। तो शिक्षा का माध्यम है सर। बहुत सुंदर। तो वो गुरु ने उसको कि भाई तुम ऐसे जब गिरोगे तो ये समझेगा कि ये मर गया है, पिंजरा खोलेगा और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा उड़ने का। बहुत सुंदर। तो आप कहीं भी रहें, आपने अगर शिक्षा ग्रहण की है तो वो आपको बहुत सारे दरवाजे और आयाम खोलेगी आपको ले जाने के लिए। आप कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। बहुत खूब सर। और आपसे मुझे एक बात और समझ में आई, आप इतनी हाई लेवल की चीज़ों को इतना सिंपली समझा देते हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, अद्वैत सिद्धांत के बारे में आई थिंक सब जानते हैं, उससे बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं। और वो भी कुछ इसी तरह की बात हमको समझाती है कि बाहरी हम ज्ञान, साइंस, बायोलॉजी सब लेते हैं, सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन जो ऐसा ज्ञान क्या है जो कभी ख़त्म नहीं होता, रियल में सनातन धर्म क्या है। तो आई होप दैट इज़ सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन जिसकी बात की जाती है। तो आई थिंक सर का इशारा उसी तरफ था, और जो होशियार होगा, समझदार होगा, वो ज़रूर उस इशारे को पकड़ लेगा। और अंत में बस मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। अभी हमने देखा आई थिंक एक दिन पहले ही जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी थे, मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हुआ आई थिंक 92 ईयर्स की एज में। तो बट ही वॉज अ रिफॉर्मर, और देखते हैं हम इकोनॉमिस्ट के तौर पे उन्होंने बहुत काम किया। आई थिंक सब दुखी थे उनके जाने से। और आप हिस्ट्री के टीचर हैं, और आई थिंक रियल हिस्ट्री के टीचर हैं, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी आप गो थ्रू करते हैं। तो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट हिज सम रिफॉर्म्स जो आपको भी बहुत प्रभावित करता है, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके उसमें।
तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है, और जो कुछ आप आज तरक्की देख रहे हैं ना, सही मायने में वो डॉक्टर साहब की देन है। वाह। उनके समय में जो ग्रोथ रेट रही 7.7% रही थी इंडिया की, और इंडिया जो है थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन गया था। कुछ उनके जो मतलब उन्होंने जो सुधार किए, सबसे पहले तो हम कहेंगे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, वाह। वो एक बहुत बड़ा वो उनके समय में उन्हीं आया के था। समय हुआ। फूड सिक्योरिटी उन्हीं की देन है। तो कई ऐसे बड़े बड़े काम किए, मतलब एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इन 3 का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हमारे पॉलिटिकल साइंस से और हमारे मतलब समाज से जुड़े हुए बहुत और अहम बहुत फैसले थे। यूजेबल यूटिलिटी हम सब उसका हाँ। उपयोग करते हैं। तो इस मामले में वो एक ऐसे मतलब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो बड़ी चुप्पी से बहुत बड़े काम कर गए, लेकिन लोग जो उनका जिक्र नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ढोल या डंका नहीं पीटते हैं कभी, वो अपना काम करते हैं, चुपचाप काम करके चले जाते हैं। तो उन्होंने जो आज हम जिस भारत को देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और PV नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका रहा है। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है जैसे आपने बात की कि ऐसे लोग शांति से अपना काम करते हैं, तो क्या वो आध्यात्मिक रूप से भी एनीथिंग ऑन दैट की स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते थे? बिल्कुल I know करते थे करते सर, होंगे। बिल्कुल करते थे। अब हम नरसिम्हा राव जी तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कई भाषाओं के जानकार थे, योग वगैरह का की काफ़ी। डॉक्टर साहब अपने आप में भी काफ़ी मतलब प्रेयर वगैरह और ये सब करना, ये सब गुरुवाणी वगैरह सब करते थे। Very nice. तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में थी और यही सब चीज़ें उनको इंस्पायर भी करती थी और लगातार काम करने की प्रेरणा भी देती थी उनको। Correct. Okay, so I hope wherever he is right now, हाँ, भगवान उनको he is on his उनकी आत्मा journey. को, हाँ, बिल्कुल। जो कुछ उन्होंने किया, भगवान की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, बहुत सुंदर। देश उनका सदैव ऋणी रहे। Yes, and everyone is like praying for him और praying for his works, क्योंकि हमें लगता है शायद लोग को, व्यक्ति को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उनके उनके कर्म काम को को कभी हम नहीं कभी भूलते। नहीं वो भूलते। काम तो उनके और वास्तव में कर्म के रूप में वो हमेशा जीवित रहेंगे और जागृत रहेंगे, है ना। और वो स्कीम्स जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई वो बहुत लोगों को फायदे हमेशा पहुंचाती रहेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay, so it was a very beautiful conversation with our beloved संजय सर। और सर के साथ एक आनंद की अनुभूति हर बार, जितनी बार जब भी मैं मिलता हूँ होती है। और टुडे वाज आल्सो, आज का दिन भी बड़ा सुंदर था। मे बी चैलेंजेस तो हर काम के पहले आते ही हैं, लेकिन हम इस पॉडकास्ट को कर पाए, कन्वर्सेशन को कर पाए। और सर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि संजय की जो दिव्य दृष्टि थी, बहुत सारी चीज़ें की और वो वहाँ नहीं होते हुए भी थे। और सर को पहचान पाना, समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कभी मिलेंगे और इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सेंस हिज ब्यूटीफुल वाइब्रेशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड सीइंग हिज complete podcast on Anand Yatra, which is a channel which shares people life-changing stories, and you can share this whole podcast with your family, friends, whom life you want to transform, you want to change. And finally, you can also check this complete podcast on Spotify also after 24 hours of its release. So thank you so much, sir, for coming and joining, for accepting our invitation. Thanks a lot, sir. Thanks a lot.